पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त प्रवीण अत्रे जो मीडिया सेक्रेटरी हैं हरियाणा सरकार में मौजूद है हमारे साथ। पंजाब केसरी में स्वागत है प्रवीण जी। धन्यवाद धरनी जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। प्रवीण जी, जिस प्रकार से अगर कहा जाए मनोहर लाल सरकार के 9 वर्ष और दूसरी पारी के 4 वर्ष ये कंप्लीट होने जा रहे हैं, और इस अवसर पर क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या विशेष अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, ऐसा है धरनी जी, पहले तो सरकार की जो पॉलिसीज हैं, सरकार की योजनाएं धरातल तक, पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए लगातार प्रयास चलता रहता है। और लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये कोशिश रहती है कि जो जो सरकार ने जनहितैषी योजनाएं बनाई हैं उसका लाभ पात्र व्यक्ति तक मिले। पिछले 9 साल को अगर हम देखते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल को, 5 साल पिछले टेन्योर के और 4 साल जो है सेकंड टेन्योर के, इस हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव, व्यवस्था में बड़ा बदलाव। और वो बदलाव, क्योंकि हरियाणा प्रदेश पूरे देश में बदनाम था भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, इन सब के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस व्यवस्था को बदला। पारदर्शी सरकार, चाहे नौकरियों की बात करें, चाहे किसान की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, चाहे उद्योग धंधों की बात करें, छोटे व्यापारी की बात करें, हर वर्ग को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। क्योंकि पहले जो सरकार के चहेते होते थे, सरकार के नजदीक होते थे, सरकार केवल उनके लिए होती थी। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहली बार इस हरियाणा में यह सुनिश्चित किया कि सरकार आम हरियाणवी की सरकार है। जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार को आम आदमी तक पहुंचाया, आज आम आदमी अपनी बात सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकता है। ग्राम दर्शन पोर्टल, नगर दर्शन पोर्टल, सीएम विंडो, तकनीक का उपयोग करते हुए इस तरह की व्यवस्था बना दी कि अगर कोई आम व्यक्ति अपनी कोई मांग, अपनी कोई बात मुख्यमंत्री को बताना चाहता है, ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है तो ग्राम दर्शन पोर्टल पे वो अपनी मांग जो है वो डाल सकता है। अगर शहरी क्षेत्र का व्यक्ति है तो नगर दर्शन पोर्टल पे डाल सकता है। अगर उसकी कोई शिकायत है, सीएम विंडो पे कर सकता है, जो सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंचती है। 0% टॉलरेशन लेकर मनोहर लाल खट्टर जी ने सरकार में पहली बार मुखिया बने थे, उसमें कितनी सफलता मिलती है आपको नजर आ रही है? क्या भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सरकार कहीं हद तक सफल रही है? देखिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो लड़ाई है पिछले 9 साल से लगातार जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए पहले तो तकनीक का उपयोग किया, दूसरा जो एजेंसीज हैं उन एजेंसीज को एक्टिव किया। अगर सरकार को एक जानकारी कहीं मिलती है कि कोई व्यक्ति अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहा है, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी अगर अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये आप लगातार देख रहे हैं, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो अधिकारी है। अगर सरकार की जानकारी में विषय आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अभी आपने देखा कुछ आईएएस अधिकारी हैं, उनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हुई, कर्मचारी थे, कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर लोग थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले दिन ये स्पष्ट कर दिया था, जीरो टॉलरेंस, मतलब भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करेगी, और वो काम लगातार जारी है। आज प्रदेश के अंदर लगभग भ्रष्टाचार जो है उसका समूल नाश करने की तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रयासरत और उसमें काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। हालांकि मैं ये कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि 0% हो गया, कुछ काली भेड़ें हैं, लेकिन जैसे जैसे ये कदम आगे बढ़ता जा रहा है, प्रयास ये है कि इसका समूल नाश कर दें, भ्रष्टाचार जीरो हो जाए, इसके ऊपर काम चल रहा है। पूर्व सरकारों में भी विजिलेंस एक्टिव रहती थी, अब विजिलेंस का नाम बदल दिया गया, एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें सीबीआई के सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा ट्रेनिंग देने का भी कार्यक्रम रखा गया। देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने पहले बताया, मुख्यमंत्री महोदय का बड़ा स्पष्ट विजन था, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो हमारी जो बुनियाद है उसमें घुन की तरह काम कर रहा था। और हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार वो गुण है जो हमारे विकास को रोकता है, जो व्यवस्था को खराब करता है, जो आम इंसान है उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले उस व्यवस्था को खराब करता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फोकस किया कि इस भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। उसके लिए एंटी करप्शन ब्यूरो और एजेंसी को जिस तरह से एक्टिव किया, एजेंसी ने जिस तरह से काम करना शुरू किया, जिस तरह से एजेंसी ने लोगों, अपने जो कर्मचारी हैं उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था
और बाकायदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पे काम करते हुए जो एजेंसीज, चाहे पुलिस बल की बात करें, उसकी नफरी को बढ़ाया, पुलिस के अंदर भर्तियां करनी शुरू की और बाकायदा ट्रेनिंग सिस्टम शुरू किया और पुलिस थाने, महिला पुलिस थाने बढ़ाने शुरू किए। एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उसने जिस तरह से काम करना शुरू किया, तो ये सारी एजेंसीज का उपयोग इस तरह से करना शुरू किया कि प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार नाम की चीज ना बचे। और जिस तरह से एजेंसी काम कर रही है, अगर मैं एंटी करप्शन ब्यूरो की बात करूंगा, अब चाहे बड़ा अधिकारी है, छोटा कर्मचारी है, अगर वो भ्रष्टाचार कर रहा है, लेकिन हमारे प्रदेश के नागरिकों का भी एक दायित्व बन जाता है बतौर नागरिक, अगर कहीं वो देखते हैं कोई भ्रष्टाचार हो रहा है या कोई कर्मचारी अधिकारी रिश्वत मांग रहा है, तो उनको तुरंत उसकी जानकारी देनी चाहिए, जिससे कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो सके। 9 साल में लगातार अगर कहा जाए पोर्टल कई बनाए गए सरकार के द्वारा और कई लाभप्रद भी रह रहे हैं, लेकिन विपक्ष फिर भी कहीं ना कहीं ये कहता नजर आता है कि ये पोर्टल आम आदमी के लिए घातक हैं। जैसे परिवार पहचान पत्र है, प्रॉपर्टी आईडी है और कई विषय हैं जिनको लेकर कांग्रेस बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहती है और इन मुद्दों को राजनीतिक अखाड़ा बना रखा है इन्होंने। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की तो समस्या समझ में आती है। जैसे जैसे व्यवस्था पारदर्शी होती जा रही है, वैसे वैसे कांग्रेस की बुखलाहट बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके विचार में भ्रष्टाचार जो है वो घुसा हुआ है। कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी रही है, कांग्रेस को तो इस देश में भ्रष्टाचार की गंगोत्री माना जाता है। तो ऐसी पार्टी कैसे बर्दाश्त करे कि एक प्रदेश के मुखिया ने तकनीक का उपयोग करते हुए एक पारदर्शी व्यवस्था बना दी। जो पोर्टल्स की बात होती है, मैं सुनता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के बयान। पहली बात तो यह है, देखिए, तकनीक का उपयोग करके व्यवस्था को पारदर्शी बनाना एक, दूसरा तकनीक का उपयोग करके सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी को सुगम तरीके से मिले, दूसरा। और मनोहर लाल जी ने इन व्यवस्थाओं को बनाया। अब परिवार पहचान पत्र की बात करते हैं, प्रॉपर्टी आईडी की बात करते हैं। पहले सरकार के पास ये आंकड़ा ही नहीं था धरनी जी कि हमारे प्रदेश के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज हैं, ये कोई आंकड़ा नहीं था। आज प्रॉपर्टी आईडी के जरिए सरकार जानती है कि किस आदमी के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, उसका साइज क्या है, वो कंस्ट्रक्टेड है, अनकंस्ट्रक्टेड है, वगैरह वगैरह। परिवार पहचान पत्र, सरकार के पास पूरे प्रदेश के लोगों का एक डाटा है कि किस परिवार के अंदर सरकारी नौकरी है, किस परिवार की आमदन कितनी है। और इसका फायदा ये हो रहा है कि अगर आज किसी को बुढ़ापा पेंशन लगनी है, उस व्यक्ति को अपने कागज लेके दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते पहले की तरह। जैसे ही उसकी आयु 60 वर्ष होती है, क्योंकि हमारे पास परिवार पहचान पत्र में पूरा रिकॉर्ड है कि किस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्म तिथि क्या है, जैसे ही उसकी आयु 60 वर्ष होती है, ऑटोमेटिकली उसकी बुढ़ापा पेंशन लग जाती है। यह है तकनीक। और जिस इस तरह से तकनीक का उपयोग करते हुए अब किस परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, ये जब सरकार के पास डाटा आ गया, तो 1,80,000 से कम आय वाले परिवारों को जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उनको ऑटोमेटिकली वो योजनाओं का लाभ शुरू हो जाता है। इस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी जिसके अंदर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। और तकनीक का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है धरनी जी, जो मैन इंटरफेरेंस है वो जितना कम होगा, तकनीक का उपयोग जितना ज्यादा होगा, व्यवस्था उतनी पारदर्शी होती चली जाएगी। और यही कांग्रेस की परेशानी का कारण है। क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, आम आदमी पार्टी के जो संदीप पाठक जो मेन जनरल सेक्रेटरी हैं, पंजाब के प्रभारी भी हैं, वो भी एक्टिव हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेता फील्ड में कई मुद्दों को लेकर एक्टिव हो रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता आप देख रहे हैं कि लगातार एक्टिव हैं, लेकिन कांग्रेस की धड़ेबाजी फिर भी छुपी नहीं है। देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, इस तरह के बरसाती मेंढक चुनावों में बहुत आते हैं। आप किसी चुनाव को उठा के देख लीजिए, अलग अलग तरह की पार्टियां चली आती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपका विजन क्या है, आपका विचार क्या है। एक ऐसा राजनीतिक दल जिसका शीर्ष नेतृत्व तक भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा हो, एक ऐसा राजनीतिक दल जिसके शीर्ष नेतृत्व के आसपास के लोग, दिल्ली सरकार में जो मंत्री थे, जो इनके डिप्टी सीएम थे, वो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में, स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है, और जिस तरह से राज्यसभा मेंबर, उनको अभी ईडी ने जिस तरह से गिरफ्तार किया। तो एक ऐसा राजनीतिक दल जो भ्रष्टाचार को इस तरह से अपने अंदर समेटे हुए है, और वो राजनीतिक दल अगर हरियाणा में आके अपनी बात करता है, तो हरियाणा की जनता राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है।
अगर कांग्रेस का जिक्र किया जाए, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आती है, वो कांग्रेस के जो नेता हैं, खासकर जब उदयवान और भूपिंदर सिंह हुड्डा की जोड़ी जब से हरियाणा में पूरी एक तरह से कांग्रेस ने उनको कहा जाए पावर दी, इन सारी परिस्थितियों में कांग्रेस की एक तिकड़ी उनके खिलाफ भी नजर आती है। लेकिन मिशन 2024 को लेकर कांग्रेस को लगता है कि मुख्यमंत्री उनका बन जाएगा, और एक मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री की बात हो रही है। जहां तक आप कह रहे हैं कि हाईकमान ने पावर दिया, मुझे लगता है हाईकमान ने तो पावर छीन ली है। ये तो खुद उदय भान ने कैथल में बोला। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में जात पात की राजनीति करते हुए ये कहते हैं कि हम 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, वहीं दूसरी तरफ उदय भान 4 घंटे बाद कैथल में ये कह देते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जनभावनाओं में बह गए थे। ये अधिकार तो हाईकमान का है, किसको सीएम बनाना, किसको डिप्टी सीएम बनाना। तो इसको अधिकार देना कहेंगे या अधिकार छीनना कहेंगे। फिर शैलजा जी ये बात स्पष्ट तौर पे कह देती हैं कि कांग्रेस पार्टी के किसी एजेंडे में ऐसा नहीं है। तो जिस कांग्रेस पार्टी के इस तरह के हालात हैं कि नेताओं की आपस में सिर्फ फुटओवल है, और वहीं वो अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए जात पात की राजनीति पे उतर आती है, उससे एक चीज तो स्पष्ट होती है धरनी जी, हम लगातार पिछले 9 साल से एक बात कहते थे कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मनोहर लाल जी ने एक ऐसी सरकार दी है कि सभी मुद्दे खत्म कर दिए हैं। वो साबित की भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये घोषणा करने पे उतारू हो गए कि हम 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन चेरी ऑन केक ये है धरनी जी कि हुड्डा साहब ब्राह्मण समुदाय से उप मुख्यमंत्री बनाएंगे ये घोषणा करते हैं, जबकि जब वो 10 साल सत्ता में रहे तब उनको ब्राह्मणों की याद नहीं आई। आज ब्राह्मण देश का प्रधानमंत्री भी रहे, ब्राह्मण राष्ट्रपति भी सर्वोच्च पद पर रहे, ब्राह्मण हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री भी रहे, और ऐसी स्थितियों के अंदर अगर उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण को बनाने की बात आती है तो आप ब्राह्मण नेता भी हैं, आपकी टिप्पणी क्या है? नहीं देखिए, ऐसा है लोकतंत्र के अंदर कोई भी पद जो है वो जनता देती है, ये हम सब जानते हैं, स्वाभाविक है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने 10 साल के कार्यकाल में ब्राह्मणों के हित में कोई काम किया होता, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बात कहते, तो मुझे लगता है कि मैं भी कहता कि शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल से ये बात कर रहे हैं। लेकिन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सार्वजनिक मंच से ये कह चुके हों कि मैं जाट पहले हूं मुख्यमंत्री बाद में, तालकटोरा में दिल्ली में कहा था उन्होंने, ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पे होते हुए जाति का दंभ भरता हो, और जिस व्यक्ति ने 10 साल मुख्यमंत्री रहते हुए ब्राह्मण समुदाय की जो मांगे थी, ब्राह्मण समुदाय क्या चाहता था? ब्राह्मण समुदाय चाहता था भगवान परशुराम के जन्म तिथि पे एक अवकाश घोषित हो जाए सार्वजनिक। क्यों नहीं किया हुड्डा साहब ने? ब्राह्मण समुदाय यही तो चाहता था कि भगवान परशुराम के नाम पे एक डाक टिकट जारी कर दे सरकार। क्यों नहीं की भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने? ये सब काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। कैथल में मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम पे मनोहर लाल जी ने किया। और तो धरनी जी 10 साल पंचकुला का ब्राह्मण समुदाय हुड्डा साहब के कार्यकाल में इस बात के लिए लड़ता रहा कि एक चौक का नाम भगवान परशुराम के नाम पे रखा जाए, वो तक नहीं किया हुड्डा साहब ने। तो ऐसा व्यक्ति अगर इस तरह की बात करे, फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक दलित डिप्टी सीएम बनेगा। अरे साहब, जब आपकी पार्टी ने एक दलित के बेटे को अध्यक्ष बनाया तो आपके लोगों ने तो उसकी पिटाई कर दी थी। जब दोबारा एक दलित की बेटी को अध्यक्षा बनाया तो आपने उसके साथ क्या व्यवहार किया शैलजा जी के साथ, क्या पूरा रहना नहीं जानता? तो आपकी सोच जिस तरह से जात पात के ऊपर आधारित रही है, जिस तरह की जात पात की राजनीति कांग्रेस पहले करती रही है, उसी विषय को हुड्डा साहब दोबारा ले आए, इसलिए मैं आलोचना कर रहा हूं। तो जैसे कि सरकार के अब 9 वर्ष मनोहर लाल जी के होने वाले हैं, 4 साल इस पारी के, तो क्या कोई बड़ा कार्यक्रम भी राज्य स्तरीय होने के संकेत है? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो स्वाभाविक है 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पे सरकार की योजनाओं का जो धरातल के ऊपर क्या प्रभाव है, योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को मिल रहा है, अगर उसमें कहीं कोई कमी पेशी है, उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, किस तरह से प्रशासन और शासन को और चुस्त दुरुस्त किया जाए, किस तरह से और तेज गति से आम हरियाणवी का विकास किया जाए, स्वाभाविक है इस विषय पे तो बात होगी, इस विषय पे चर्चा भी होगी। और आप जैसे मीडिया के साथियों को साथ लेके हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि हम ऐसे अवसर पे सरकारी योजनाओं के बारे में हरियाणा की आम जनता को एक बार फिर से याद दिलाएं, और ये आग्रह करें कि अगर कोई व्यक्ति किसी योजना के लाभ से वंचित है, वो व्यक्ति अपनी बात को रखते हुए उस योजनाओं का लाभ ले सके और योजनाओं का लाभ उस तक पहुंच सके। धन्यवाद। तो ये हैं प्रवीण अत्रे, जो मीडिया सेक्रेटरी हैं हरियाणा सरकार में। सरकार के 9 वर्ष, मनोहर लाल सरकार लगातार दूसरी पारी खेल रही है, और दूसरी पारी के 4 वर्ष
इस अवसर पर क्या एजेंडा सरकार का रहने वाला है, क्या नीतियां रहने वाली हैं और विपक्ष को किस प्रकार से घेरने की रणनीति बनाई गई है, सब विषयों पर प्रवीण अत्रे ने हमारे से बातचीत की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।